बच्चों, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है रंग के साथ, गंध के साथ और उष्मा के साथ, तो देखते हैं कि वहां पर एक नई रिएक्शन हो गई है। तो इसी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, इसी केमिस्ट्री के मैजिक को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा आपके लिए लाए हैं क्लास 10th कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एंड अभिक्रियाएं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और अभिक्रियाएं क्या होते हैं। इसको जानने के लिए हम आए हैं आपके साथ और आपके लिए लेकर। तो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में डेली की रोज की लाइफ में कोई ना कोई नया परिवर्तन दिखाई देता है। उस नया परिवर्तन में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसमें हमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बनना दिखाई देता है। तो यदि हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में परिस्थितियों को ध्यान में दीजिए, तो जब हम गर्मी में कमरे में रहते हैं, ताप के कारण दूध क्या होता है, खुला यदि हम छोड़ देते हैं। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि यदि हम दूध को, मिल्क को यदि मॉर्निंग में यदि गर्म किया है और शाम तक यदि उसको रखा रह दे तो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, उसी चीज को यदि हम देखते हैं लोहे अथवा हवा या कील को, यानी आप देखे होंगे कि ये मेटल है या ये कील है, इसको यदि हम कहाँ छोड़ दें, नमी में छोड़ दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कुछ दिनों बाद इसकी सतह पर एक पदार्थ का, एक लेयर का जमाव होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं या जंग लगना। जैसे आपने देखा होगा भोजन का पकाया जाता है, जैसे भोजन आपने देखा होगा, खाना को यदि हम पकाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर हमारे शरीर में देखा होगा भोजन का पचना, आपने देखा होगा कि स्टमक में जो है फूड जो है क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो जो स्टमक में यानी आमाशय में जो खाना पचता है, उसके लिए भी कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी कोई एंजाइम क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे हम देखते हैं सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप देखते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर कर रही है, तो वो हमारे शरीर में जाकर वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है, और वो मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या, तो जिसमें एक पदार्थ से दूसरे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हमें क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। कैसे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब नए गुणों वाले कैसे, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, यानी आपने पानी लिया और क्या लिया, शक्कर लिया, ठीक है, इसमें रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अब इसी के साथ और कुछ मिला देते हैं, तो यहां पर क्या बन गया, विलयन बना। अब किसका विलयन बना है, पानी और शक्कर का, ठीक है, तो यहां पर पानी ने शक्कर के साथ क्या कर लिया, या शक्कर ने पानी के साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, रिएक्शन कर लिया, ठीक है, तो हमें एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम है विलयन, और इसका गुण पहले के पानी की अपेक्षा अलग होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, कैल्शियम फीते का जलना या दही का बनना, ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है, ठीक है, इसमें इसको जलाने के लिए कौन सी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, कोई भी चीज यदि जल रही है तो उसको जलाने में कौन सहायक होता है, ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में क्या हो रहा है, एक पदार्थ से दूसरे नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसे अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के घटक कौन कौन से होते हैं,
तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। मतलब मान लीजिए हमारे पास ए एंड बी है और इसको हमने रिएक्ट कराया और बना ए बी, ठीक है। तो यहां पर ए और बी होंगे अभिकारक। क्या होते हैं? ए एंड बी क्या है? अभिकारक हैं। और ए बी जो बना है वो क्या होगा बेटा? उत्पाद होगा। ये क्या होगा? उत्पाद। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो अवस्थाएं होती हैं। वो दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? एक होती है अभिक्रिया के पहले और एक होती है अभिक्रिया के बाद। जो अभिक्रिया के पहले होती है तो आप देखेंगे कोई भी अणु या परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के बाद आप देखेंगे कि दोनों अणु और परमाणु आपस में रिएक्ट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब उत्पाद क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उनका क्या होता है? निर्माण होता है। और जब उनका निर्माण होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुए? तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद कहेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई? तो आगे देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, यानी हमें कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कुछ तो लक्षण होंगे, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके कुछ लक्षण हैं जो हम यहां पर देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अवस्था परिवर्तन। क्या देख रहे हैं बेटा? अवस्था परिवर्तन। तो हम कौन सी अवस्था में देखें, कैसे अवस्था परिवर्तित हो रही है, हमें कैसा पता चले कि यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो स्टेट चेंज कैसे होगा? तो देखिए, यदि हमें पता है क्या है? कार्बन, ठीक है। कोयला जिसे बोलते हैं, कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? कोयला। कोयला को यदि हम क्या करते हैं? जलाते हैं, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती है या नहीं? ठीक है। यहां पर ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अवस्था चेंज हो गई। यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन जो होता है ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और यहां पर जो हमें मिला है प्रोडक्ट ये भी क्या है? गैस है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तित हो रही है। फिर दूसरा क्या है? रंग परिवर्तन। हम जो है रंग को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें कलर जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? तापमान परिवर्तन। आपने देखा होगा यदि हमारे पास क्या है? बर्फ है, और बर्फ को हम क्या कर दें? हीट दे दें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो यहां पर क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन। गैस परिवर्तन, इसी पानी को और हम क्या कर दें? गर्म कर दें। क्या कर दें बेटा? गर्म कर दें, तो ये किसमें बन जाएगा? भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? गैस परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। फिर अगला है अवक्षेप का निर्माण, यानी अभिक्रिया के बाद कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होना जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? अवक्षेप का। तो चलिए देखते हैं इनको विथ डायग्राम कि किस तरीके से यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कैसे रंग परिवर्तन हो रहा है, कैसे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, कैसे गैस उत्सर्जित हो रही है, और कैसे अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। इन चीजों को देखने के लिए हम आगे देख चलते हैं। अभी देखेंगे अवस्था परिवर्तन। अभी हमने बताया यहाँ पर क्या हो रही है? आग जल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आग जल रही है। तो यहाँ पर जो आग जल रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तित। कैसे? यहाँ पर लकड़ी में क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कार्बन है।
कैसे बनेगा कार्बन? जब लकड़ी जल जाएगा तो इसमें क्या मिलेगा? हमें केवल राख मिलेगी, और जो राख होती है वो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, इसको जलाने के लिए सहायक क्या होगा? O2 यानी ऑक्सीजन गैस होगी। कौन सी गैस है बेटा? ऑक्सीजन गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा? कलर दिखाई दे रहा? चलिए देखें, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक लकड़ी है, लकड़ी क्या हो रही है? बर्न हो रही है, जल रही है। और जब लकड़ी जल जाती है तो आप सभी को पता है कि क्या मिलेगा हमें? केवल राख बचती है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन। ठीक है, और उसको जलाने के लिए सहायक कौन है? उसकी हेल्प किसने की? तो उसकी हेल्प करती है कौन? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं रंग परिवर्तन, क्या है? रंग परिवर्तन। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर तो पोटेशियम परमैंगनेट यदि हम लेते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास? पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, यहां पर एक बीकर है और बीकर में हमने क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। यहां पर क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इस पोटेशियम परमैंगनेट में हमने क्या किया? थोड़ा थोड़ा सा क्या कर दिया? एसिड मिला दिया। कौन सा एसिड मिलाया? सिट्रिक अम्ल मिलाया। कौन सा एसिड मिलाया बेटा? सिट्रिक अम्ल मिलाया। ठीक है, तो यहां पर जब हम सिट्रिक अम्ल मिला देंगे, सिट्रिक एसिड मिला लेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि इनमें क्या हो रहा है? रंग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, किसमें परिवर्तन आ रहा है बेटा? रंग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रंग परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी एक सिग्नल है किसका? केमिकल रिएक्शन का, यानी रासायनिक अभिक्रिया का ये भी एक संकेत है। ये हमें संकेतित कर रही है कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसमें क्या हुआ है? रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब और आपने देखा होगा कई सारे चीजें, आपने देखा होगा डाई, बालों में लगाने वाली डाई। तो आपने देखा होगा कि पहले बाल जो होते हैं भूरे कलर के या सफेद होते हैं, फिर आपने देखते हो कि वहां पर डाई लगाते हैं या नहीं? लगाते हैं या नहीं? तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पहले सफेद बाल थे, अब कैसे हो गए? बिल्कुल ब्लैक हो गए, है ना? सभी ने यूज की हुई। ठीक, अब आगे देखते हैं तापमान में परिवर्तन। अब यहां पर तापमान में परिवर्तन यदि हम देखते हैं तो कैसे होगा? तो यहां पर हमने लिया है, यहां पर जो लिया है वो क्या है? यहां पर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, या यहीं पर हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या दिया? वाटर यानी H2O में डाल दिया। किस में डाल दिया बेटा? H2O में डाल दिया। अब यहां पर H2O में यदि हम डालते हैं तो ये क्या है? यहां पर पानी है। ठीक है, अब यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या करेगा? पानी से रिएक्ट करेगा, और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? देखिए, CaO प्लस H2O रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, इन्हें चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बुझे हुए चूने में। ठीक है, बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसके हम बोलते हैं बुझा हुआ। सभी ने दिवालियों में देखा होगा, पुताई के लिए यूज किया जाता है और यूज किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपने देखा होगा घरों में चूना लेके आते हैं। देखते हो, जैसे ही आपने बाल्टी में डाला और उसमें पानी ऐड किया तो देखते हो उसमें अपने आप ही भाप निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि आपने आग लगा के क्या किया है? जलाया हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। अपने आप उसमें क्या हो गया? रिएक्शन होने लगी। जब अपने आप में रिएक्शन हो गई तो वहां पे हमें ये समझ में आया कि पानी जो है
चूने के साथ, यानी चूना जो है पानी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और उससे हमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी उष्मा। देखेंगे कि वो क्या होगी, बाल्टी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गैस का उत्सर्जन। गैस का अभी जहां पे हमने बताया यहां पर भी, तो यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं तो यहां पर हमें और क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि उष्मा मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गैस का उत्सर्जन। यहां पर हमारे पास है क्या, जिंक। ठीक है, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिंक के कण, जिंक के कण। ठीक है, इसको हमने ले लिया और इसको हमने कहा डाल दिया HCl में। किसमें डाल दिया बेटा, HCl में। किसमें डाल दिया, HCl। यहां पर क्या है, HCl सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है और इस HCl सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्या है, टेस्ट ट्यूब। अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ही इसको हम एक दूसरे में यानी जिंक में क्या डाल दिया, सॉरी HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाला, तो इससे क्या हुआ, एक गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब ये गैस जो निकल रही है इससे, तो ध्यान रखना Zn जो है HCl से रिएक्शन करता है तो ZnCl बनता है प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या होगा, जो रिएक्शन है तो क्या होगी, जिंक जो है हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगी तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। अब यही हाइड्रोजन गैस हमने क्या किया, सॉप वाटर में हमने क्या किया, डिप कर दिया। तो जैसे ये बाहर निकलती है, सॉप वाटर के बाहर आती है तो ये फट फट की आवाज निकलती है। कौन कौन की, फट फट। इसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। ध्यान रखना H2 गैस है ये और ये क्या कर रही है, पॉप, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करती है। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ओटी में आता है कि पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है। तो पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। फिर अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, अवक्षेपण का निर्माण। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है कि कुछ न कुछ जो है अवक्षेप यानी वेस्ट मटेरियल बन जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण। ठीक है, अब अवक्षेपण में हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं बेटा, विलयन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, विलयन है और इसमें हम क्या डाल दिए, एजेंट्स। एजेंट्स को बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं, कारक। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, एजेंट्स डाल दिया, कारक डाल दिया। अब देखेंगे कि जो, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमारे पास पानी है। क्या है बेटा, पानी। ठीक है, अब इसमें एजेंट की जगह में मान लीजिए हमने यहां पर इसको बोला फिटकरी। क्या बोला, फिटकरी। ठीक है, पानी में हमने क्या डाल दिया, फिटकरी। पानी कैसा था, ये गंदा पानी था। ठीक है, गंदा पानी था, ये ध्यान रखना, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पानी कैसा था, गंदा था बिल्कुल, है ना, जो वो है मटमैला था। उसमें हमने क्या डाल दिया, फिटकरी, और फिटकरी को डाल दिया और उसको हमने क्या कर दिया, चला दिया। ठीक है, ठीक। अब यहां पर हमने देखा कि जो इसमें गंदगी थी, किसमें, पानी में जो गंदगी थी वो नीचे जाकर यहां पर क्या हो गई, बैठ गई। यहां पर जो है ये गंदगी, कौन सी गंदगी, जो पानी में कचरा था, ये कहां जाकर बैठ गए, ये नीचे तली में। ठीक है, और ऊपर ये क्या हुआ, शुद्ध हमें क्या मिला, पानी प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या होता है, यहां पर हमारे पास कौन सा पानी मिला, प्योर वाटर यानी शुद्ध वाटर। ठीक है, शुद्ध पानी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, अवक्षेप। क्या मिला बेटा, अवक्षेप। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अवक्षेपण में क्या हो रहा, पानी में हमने क्या डाल दिया, फिटकरी डाल दिया। फिटकरी डालने की वजह से क्या हुआ कि जो पानी में गंदगी थी यानी जो कचरा था वो नीचे जाकर क्या हो गया, तरी में बैठ गया और जिससे हमें क्या हुआ,
शुद्ध पानी यानी बिल्कुल साफ पानी, शुद्ध एंड साफ बोलते हैं, साफ पानी हमें प्राप्त हुआ और अवच्छेद क्या हुआ, नीचे बैठ गया तली में। ठीक है, आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो इतनी चीजें समझ में आई, क्लियर हुई कि नहीं, कि यहाँ पर अवस्थाओं में परिवर्तन किस तरीके से होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखें कि रासायनिक समीकरण है क्या, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें जो रिएक्शन हो रही है, तो उन रिएक्शन को हम कैसे समझें। कोई तो कोई तरीका होगा, कोई ना कोई माध्यम होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन तरीकों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उन अभिकारकों और उत्पादों को, किसको, अभिकारकों और उत्पादों को हम क्या करते हैं, एक अलग तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अलग तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उन अभिकारकों को और उत्पादों को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, दो तरीके से। ठीक है, पहला कैसा, अभिकारक एवं उत्पाद, ठीक है, का साधारण नाम लिखकर, ठीक है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने देखा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, गैस जो है रिएक्ट की किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, गैस से, तो हमें क्या मिला, पानी मिला। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है, यहां पर क्रियाकारक है। क्या है बेटा, क्रियाकारक। इतना समझ में आया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहां पर क्या है, क्रियाकारक। ठीक है, यहां पर पानी क्या है बेटा, उत्पाद है, प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या है, अब क्रियाकारक है जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और पानी क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सूत्रों एवं संकेतों के रूप में, संकेतों के रूप में लिखकर, ठीक है। यदि सूत्रों एवं संकेतों के रूप में हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H, ठीक है, 2, ऑक्सीजन क्या होती है, O2, ये रिएक्ट करेंगे तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और यहां पर वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यहां पर ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, यहां पर ये क्या है बेटा, पानी है। तो इन्होंने आपस में क्या किया है, रिएक्ट किया है। तो इन्हीं अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों को, यानी परमाणुओं को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इन्हें समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तत्वों की प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र है ना, उनकी भौतिक अवस्था के साथ क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक होते हैं उनको किसके रूप में, भौतिक अवस्था यानी उनके प्रतीक रूप में, सूत्रों के रूप में क्या लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक है ना, आदि को तीर के निशान के ऊपर
या नीचे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट किया है तो हमने क्या दिया है, उष्मा दी है। क्या दी है बेटा, उष्मा दी है। तो इसमें हम उष्मा कहाँ लिखेंगे, इस तीर के निशान के ऊपर। तो यहाँ पर मिलेगा CaO प्लस CO2। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर किसको, ताप को, टेम्परेचर को, दाब को, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को हम बोलते हैं कैटलिस्ट को, हम क्या करते हैं, इस तीर के निशान के ऊपर क्या होते हैं, लिख देते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, रासायनिक समीकरण का संतुलन। यानी जो रासायनिक समीकरण का संतुलन हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, संतुलन है या संतुलित है रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखिएगा यहां पर अभिकारक जो होता है, अभिकारक की संख्या इक्वल टू क्या होनी चाहिए, अभिकारक की संख्या इक्वल टू उत्पादों की संख्या। ठीक है, क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी जितने अभिकारक हैं उतने ही क्या होना चाहिए, उनकी उत्पादों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चले कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं। नियम के आधार पर, नियम के बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका है Fe प्लस H2O, ये रिएक्ट करता है, ये क्या है, आयरन। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है, देता है हमें Fe2O3 प्लस H2O। ठीक है, इधर समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। यहां पर आप देख रहे हैं कि आयरन जो है जल से क्रिया करके, पानी से अभिक्रिया करके क्या बना रहा, फेरिक ऑक्साइड, और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन यानी वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां सॉरी, यहां पर क्या होगा, ये नहीं होगा। तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आयरन जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, पानी से। किससे रिएक्ट कर रहा है, पानी से अभिक्रिया कर रहा है। तो हमें देख रहा फेरिक ऑक्साइड और क्या दे रहा, हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद है और जो अभिकारक है दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखें यहां पर आयरन कितने हैं, एक है, लेकिन इधर कितने हैं, दो है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन इधर देखते हैं तो दो है, इधर भी दो है, इधर तीन है, लेकिन ऑक्सीजन इधर तीन है, उधर कितनी, एक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हम ऐसे कैसे बैलेंस करें, मतलब यदि देखिए, यदि इधर आयरन दो है तो इधर भी आयरन दो होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन दो है तो इधर हाइड्रोजन दो इक्वल है। ठीक है, यहां पर यदि ऑक्सीजन तीन है तो इधर भी ऑक्सीजन तीन होना चाहिए, जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें, तो इसके पहले चरण है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभिकारक हैं उनके चारों तरफ और उत्पादों के चारों तरफ हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। यानी जैसे आप देखिए, यदि हमारे पास क्या है, Fe, ठीक है, प्लस H2O, ये रिएक्ट कर रहा है Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स में क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, यानी यहां पर अभिकारकों को भी बॉक्स में बंद कर देंगे और उत्पादों को हम सबसे पहले, हमारा काम यही होगा, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों को क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब दूसरा क्या है, संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को उनकी संख्या की सूची बना लेंगे। मतलब क्या है, जो ये असंतुलित है,
अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, जिसमें इनके और इनके नंबर हमें लिख देना है कि कितने आयरन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर यदि आपको दिख रहा होगा तो यहां पर क्या है, आयरन है, Fe है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। यदि हम Fe की संख्या देखेंगे तो यहां पर कितना है, 1 है। ठीक है, कहा, अभिकारक में, ये क्या है, अभिकारक, क्या है बेटा, अभिकारक है। तो अभिकारक में क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सॉरी, अभिकारक में आयरन की संख्या कितनी, 1। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। कितनी है बेटा, 2। और ऑक्सीजन की कितनी है, 1। ऑक्सीजन की कितनी है, 1। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमें दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में क्या है, बॉक्स बंद करना है। दूसरा स्टेप में है सभी के नंबर लिख लेना है, मतलब अभिकारक में जितने हैं उनके नंबर लिख देना है, और उत्पाद में जितने हैं, किसमें बेटा, उत्पाद में जितने हैं उनके नंबर लिख लेना है। किसके, उत्पाद के, किसके लिख लेना है, उत्पाद के। ठीक है, तो उत्पाद के देखते हैं। अभी आपने देखा आयरन अभिकारक में कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन 1। अब यहां पर हम देखते हैं उत्पाद में कितने हैं, आयरन कितने हैं, 2, तो आयरन कितने हैं, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ठीक है, इधर समझ में आया कि नहीं आया, ओके, सॉरी, रुकिए, यहां पर क्या है, 3 है रिएक्शन। आयरन कितने हैं, 3 है। ठीक है, और आयरन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो यहां पर भी सेम होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आयरन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4, सॉरी, यहां पर 3, 2, ठीक है, 4। तो अभिक्रिया की पहले आयरन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। फिर अभिक्रिया के बाद क्या है, आयरन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं आए। अब आगे देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, यानी जिसका एटॉमिक जो है, ठीक है, परमाणु वाले जिसके एटॉमिक क्या है, एटम्स क्या है, ज्यादा है, सबसे पहले हमें उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, चाहे वह अभिकारक हो या क्या हो, उत्पाद, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe2O और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, यानी Fe2OFe। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 3 होगा, सॉरी, तो यहां पर क्या होगा, Fe3O और उसके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को चुनते हैं। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, क्या करना है हमें, सबसे पहले ऑक्सीजन को, यानी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, पहले OG, फिर हाजी, फिर क्या करना है, सिनोजी। मतलब क्या हुआ, OG का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, OG का मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस को पहले बैलेंस करना है। फिर हाजी का मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और सुनो जी में आप देखोगे कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं एवं अधातुएं होंगी, उनको बैलेंस करना है। समझ में आया कि नहीं है, पहला ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद मेटल्स या नॉन मेटल्स। समझ में आया कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसके बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन में, अभिक्रिया में ऑक्सीजन अभिकारक के पहले कितने हैं, तो आप देखेंगे यहां पर, तो अभिक्रिया के पहले ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, और अभिक्रिया के बाद कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो H2O था, पानी, तो पानी में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और आप देखेंगे Fe3O4 में ऑक्सीजन देखेंगे तो कितना है, 4 है। ये क्या है बेटा, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद, और ये क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, और यहां पर लिखना है ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए। तो प्रारंभ में सबसे पहले अभिक्रिया के पहले आप देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन कितनी, एक, और इधर कितनी है, चार। तो यहां पर संतुलित करने के लिए हमें ऐसा क्या करें कि इसमें चार हो जाए, तो आप देखेंगे कि एक इंटू चार कर देंगे तो चार ऑक्सीजन हो गई अभिक्रिया के पहले, और यहां पर चार पहले से अभिक्रिया के बाद है। याद रखना है कि आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों या यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो तत्व हैं, उनके सूत्र को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब ऑक्सीजन है, O2 है तो O2 ही लिखना है, H2 है तो H2 ही लिखना है। ठीक है, उसके सूत्र को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु मतलब O2। ठीक है, संतुलित करने के लिए हम चार का गुणांक लगाकर यहां पर हम चार का गुणांक लगा दिए, है ना, जिससे हमें क्या हो गया, 4H2O। ध्यान रखना, अब यहां पर जब हम बैलेंस हो गई है तो इसका क्या हो जाएगा, 4H2O। ध्यान रखना, यहां पर ब्रैकेट लगेगा, ओके, लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको कैसे नहीं लिख सकते, H2O को हम कैसे नहीं लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर H2O2 के फॉर्म नहीं लिख सकते हो ना, तो H2O हो गया और H2O2 के फॉर्म नहीं लिखे। अब इसे संतुलित समीकरण को इस प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी जो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है, तो ध्यान रखना, पहले Fe था, आयरन रिएक्ट कर रहा था किससे बेटा, पानी से, H2O से। तो अब आपने देखा कि ऑक्सीजन कितनी हो गई है, चार। कितने हो गई है, चार। क्यों, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। तो अब यहां पर ऑक्सीजन हो गई है चार, अब रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो ऑक्सीजन बैलेंस हुई है, अभी कुछ नहीं बैलेंस किया है, सिर्फ किसको बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीजन कितनी हो गई, चार। तो चार यहां पर इंटू हो जाएगा, चार हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, कितनी रिएक्शन हो गई ये। अब आगे देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है। तो आगे देखते हैं, यहां पर हम बैलेंस करेंगे तो ये आंशिक रूप से क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। इन्हीं चीजें समझ में आ गई, ओके। तो यहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल है, अरे ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड स्टेप में के बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, पहले में आपने देखा, ध्यान रखना, फर्स्ट में पहले क्या बनाना है, बॉक्स। ठीक है, दूसरे में आपने क्या किया है, आपको पता है हम क्या लिखते हैं, परमाणु की संख्या। फिर तीसरे स्टेप में आपने किया, सबसे पहले O2 को बैलेंस करना है। क्या करना है, O2 को बैलेंस करना है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, H2 को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, H2 को बैलेंस करना है। तो फोर्थ स्टेप देख लीजिए, फोर्थ स्टेप में आपने देखा है कि रिएक्शन के पहले क्या है, H2O, और रिएक्शन के बाद क्या है, H2 है। ठीक है, तो रिएक्शन के पहले यानी रिएक्शन आपने क्या देखा था, ये देखा था, ये है, सॉरी, यहां पर ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन के पहले H2 है, इसके बाद क्या है, H2 है। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, बैलेंस। यहां पर देखो, हमने जब आंशिक रूप से रिएक्शन को बैलेंस किया है सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस 4 का इंटू इस हाइड्रोजन के साथ होगा, तो 4 दूनी 8, मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। मतलब यहां पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को अब बैलेंस करना है, यानी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वही चीज करना है, प्रोसेस करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन, यहां पर देखेंगे क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो यहां पर 4H2O, आप देखेंगे क्या, हाइड्रोजन को हम क्या बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां पर H2O है। ठीक है, आपने देखा है कितने 4H2O है, कितने H2O हैं,
4H2 है, 4 हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और यहाँ पर पहले से आप देखेंगे कितने हो गए 2, यानी H2 यहाँ पर 2 का इंटू हो जाएगा, कितने हो गए 4। तो आप देखेंगे कि इधर कितने हैं 4, 8 है, और इधर कितने हैं 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम ऐसा क्या करें कि 8 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन है टोटल, तो यहाँ पर 2 इंटू हम क्या कर देंगे 4, 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो आप देखेंगे रिएक्शन को यदि हम देखते हैं तो क्या हो गया Fe प्लस 4H2O, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो Fe3O4 प्लस क्या हो जाएगा 4, कितने हो गए 4। तो अब देखेंगे रिएक्शन में हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं। देख ले 8 इधर है तो 8 इधर भी होना चाहिए, तो 4 का इंटू 2 में करोगे कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पर 4 के इंटू इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इतना समझ में आया। तो आप देखेंगे 2 चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, एक हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है और एक ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब इस रिएक्शन में तीसरा कौन बचा है आयरन। तो आयरन आप देख रहे हैं इधर कितना है 3, लेकिन इधर कितना है एक ही है। तब हम अगला कौन किसको बैलेंस करेंगे आयरन को। तो आयरन कितने हैं इधर एक, तो हम आयरन लिखेंगे Fe। ठीक है, हम किसको लिख रहे हैं आयरन को। तो अब किसको बैलेंस करना है आयरन को। ठीक है, तो आयरन को बैलेंस यदि हम करते हैं तो आयरन क्या है Fe। ठीक है, रिएक्शन में कितना है 1 है, अभिकारक में कितना है 1 है, अभिक्रिया के बाद कितना है Fe3 है O4। तो यहाँ पर रिएक्शन में यदि देखेंगे तो 3 आयरन, कितने आयरन है 3 आयरन है। अब इधर कितने हैं 3 है, इधर कितना है 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो यहाँ पर संतुलित समीकरण में क्या हो गया 3Fe प्लस 4H2O प्लस 4H2O, इसके रिएक्शन होगी क्या बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2O। तो रिएक्शन आप देखेंगे तो अब बैलेंस हो चुकी है। आप देखेंगे कि रिएक्शन के पहले और बाद में ये क्या है अभिकारक है, ये क्या है बेटा अभिकारक है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है अभिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक जो होते हैं ये क्या है अभिक्रिया के पहले, और ये क्या है उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि आयरन कितना है 3 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं 4 2 6, कितने हो गए 4 इंटू 2 तो कितने होंगे 8। इधर देखेंगे तो 4 इंटू 2 कितने होंगे 8। फिर इधर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं, इधर कितने देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, तो इधर भी कितने हैं 4। तो अब देखेंगे रिएक्शन क्या हो चुके हैं बेटा बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अब जब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो हम इनकी क्या लिखते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्थाएं। ठीक है, कि ये कौन सी स्टेट में है कौन सी अवस्था में है। तो यदि हम आगे देखें स्टेट को देखने के लिए तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट जो होती है, तो यहाँ पर अंत में जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन 3Fe प्लस 4H2O। ठीक है, ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर H2 कितने हैं 4। इतने समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। अब यदि आप देखेंगे तो क्या हम रिएक्ट के स्टेट को लिख सकते हैं, तो जी हाँ लिख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है आयरन, क्या है बेटा आयरन। तो आयरन कैसा है सॉलिड, आयरन कैसा है सॉलिड है, तो इसकी स्टेट कैसी है सॉलिड। ठीक है, यहां पर वाटर है तो वाटर की कैसी है बेटा लिक्विड है। ठीक है, तो वाटर किस स्टेट में होता है लिक्विड में होता है। ठीक है, अब Fe3O4, ठीक है, तो ये भी क्या होता है बेटा सॉलिड होता है। यहां पर ये क्या होता है गैस होता है। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं है, पक्का। तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या आयरन, आयरन कैसा है सॉलिड स्टेट में। आप लोहे देखोगे तो लोहे में जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं ये क्या है किसकी बनी होती है लोहे की जो हार्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सॉलिड। फिर आपने पानी देखा होगा, पानी किसमें स्टेज में होता है लिक्विड स्टेट में होता है। आयरन Fe3O3 जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे बेटे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है
सॉलिड स्टेट में होता है और हाइड्रोजन जो होती है किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कंप्लीट रिएक्शन हो गई और इसकी स्टेट हो गई। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे यदि हम देखते हैं तो इनकी अब भौतिक अवस्थाओं को, वही चीजें हैं कि भौतिक अवस्थाओं को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये है संतुलित समीकरण, जो कि इसमें की क्या लिखा हुआ है, भौतिक स्टेट लिखा है कि किन अवस्थाओं में ये पाई जाती है। यानी सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड लिखेंगे, गैस है तो गैस लिखेंगे। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गई किसको, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, पहली मेथड हो गई। अब क्या होता है, 10th में तो आप आ गए हैं, लेकिन कुछ सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं आपको फॉर्मूले याद करने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको केमिकल फॉर्मूला याद नहीं होता। तब हम क्या करें, अब मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो हमें केमिकल फॉर्मूला भी याद हो जाए और हमें केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस हो जाए, तो उसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको 9th में थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे एक क्लास, यानी 10th में है तो 9th का थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि 9th में हमने क्या पढ़ा है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये टेबल सबको याद होंगी, जितने स्टूडेंट हैं सभी को याद होंगी कि टेबल्स कौन सी है। तो ये है बेटा चार्ज टेबल, आपने 9th में बहुत अच्छे से याद, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से याद किया होगा। इस चार्ज टेबल में आप देख रहे हो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो चार्ज +1 शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं +2 भी शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो +3 शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपना जो चार्ज है -1, कुछ ऐसे हैं -2 और कुछ ऐसे हैं +2। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम, सोडियम की बैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, पोटेशियम इसकी +1 होती है, सिल्वर जो है इसकी +1 होती है, कॉपर जो है +1, ध्यान रखना कॉपर फर्स्ट की +1 होती है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर, सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर, इन सभी की बैलेंसी कितनी है, +1। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं मैग्नीशियम की +2 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, जिंक की +2 होती है, आयरन सेकंड, ध्यान रखना सेकंड की, और कॉपर सेकंड की जो बैलेंसी होती है, चार्ज होता है कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का होता है +3 और आयरन का होता है +3। ठीक है, अगला होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का +1 भी होता है, -1 होता है, ये डिपेंड करता है ये कौन सी स्टेट में है, कहां पर है। ठीक है, तो इस स्टेट के आधार पर, अवस्था के आधार पर इसमें परिवर्तन आता है। तो अगला हाइड्राइड, क्लोराइड में -1, ब्रोमाइड में -1, आयोडाइड में -1। आप देखेंगे हाइलोजन फैमिली, हाइलोजन फैमिली में आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ा होगा, तो इन सभी के बैलेंसी -1 होती है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की जो बैलेंसी होती क्या होती है, -1 होती है। फिर इसके बाद ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की -2 होती है, सल्फाइड, ध्यान रखना सल्फाइड कितनी होती है, -2, नाइट्राइट, ठीक है, -3। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अमोनियम, अमोनियम का जो होता है कितना होता है, +1। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, -1। ठीक है, फिर नाइट्रेट का NO3 कितना होता है, -1। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 का -1 होता है। फिर कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 का -2 होता है। सल्फेट, ध्यान रखना यहाँ पर सल्फाइड है, यहाँ पर है बेटा सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट का कितना होता है, -2। सल्फेट, ध्यान रखना सल्फेट और सल्फेट दोनों में डिफरेंस है I और A का। ठीक है, SO4 इसका होता है -2 और फिर होता है फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं PO4, इसका होता है क्या, -3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके थ्रू हम चार्ज के थ्रू हम फॉर्मूले कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ दिए हैं क्या नाम, जैसे आप देख रहे हो सोडियम ऑक्साइड, क्या देख रहे हो, सोडियम ऑक्साइड। तो आपको पता है कि सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है। ठीक है, अभी अभी हमने आपको बताया कि सोडियम जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है। ठीक है, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम क्या है, Na है। ऑक्साइड क्या है, O है। सोडियम की बैलेंसी कितनी है, +1 है। ऑक्साइड की बैलेंसी कितनी है, -2 है।
इसका इंटू इधर कर दोगे, इसका इंटू इधर कर दोगे, तो इसका इंटू इधर करोगे तो क्या हो जाएगा Na, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, फिर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा O, तो सोडियम ऑक्साइड, तो Na2O हो गया, ठीक है, क्या बन गया सोडियम ऑक्साइड। अब यहां पर अगला क्या है अल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है Al, ठीक है, क्लोराइड क्या होता है Cl। अब एल्युमिनियम अभी आपने देखा एल्युमिनियम, यहां पर देखिए Al, ठीक है, तो एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी है +3, कितनी है बेटा +3। तो यहां पर आप देखेंगे कि एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी है +3, क्लोराइड की कितनी, अभी मैंने बताया फैमिली कौन सी क्लोराइड फैमिली, तो कितनी हो गई 1। अब ध्यान रखना -1 है तो इसमें इसका इंटू इधर करेंगे और इसका इंटू इधर करेंगे, तो इधर करेंगे तो क्या होगा Al और इधर करेंगे Cl3, तो फॉर्मूला क्या हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो गया AlCl3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया Na2O, इसका हो गया AlCl3। फिर सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, तो सोडियम क्या होता है Na, सल्फेट क्या होता है S, Na क्या होता है +1, सल्फेट क्या होता है, अब ध्यान रखना यहां पर, ध्यान रखना यहां पर एक होता है सल्फाइड और एक होता है सल्फेट, दो तरह के हैं। अब इसमें देखो क्या है सल्फेट है, सल्फाइड दिया, ठीक है, तो S इसका -2, तो ध्यान रखना इसका इंटू इधर हो जाएगा, इसका इंटू इधर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा Na2, फिर क्या बन जाएगा S, ठीक है, सोडियम सल्फेट। अगला क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है। बेटा यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन में कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपसे नहीं बना, तो मेन यहाँ पर आपको सीखना है केमिकल रिएक्शन में फॉर्मूले कैसे हम बनाएं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होता है +2, ऑक्सीजन OH कितना होता है -1, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, तो ध्यान रखना यहाँ पर होता है MgOH का होल ट्वाइस। अब ध्यान रखना आप ऐसा नहीं लिख दोगे, कैसे नहीं लिखोगे कि Mg लिख दिया O2H2 लिख दिया, ये बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि OH जो होता है हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, तो इसलिए हम जो है OH को जो है इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं आए। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देखेंगे तो क्या होता है नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg और क्लोराइड Cl होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है बताइए +2 बैलेंसी होती, क्लोराइड का -1 होती, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा MgCl2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वही है, ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg क्या होता है +2, ऑक्साइड -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया। फिर यहीं पे आप देखेंगे कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट में आप देखेंगे तो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्या है CuNO3। अब यहां पर आप देखेंगे कि NO3 कहाँ है, NO3 ये, तो NO3 की बैलेंसी कितनी है -1 है, ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो इसकी कितनी है कॉपर +2 है, इसकी कितनी है सॉरी कॉपर की +1 भी है, ध्यान रखना यहाँ पर कॉपर +1 भी है, ठीक है, और +2 भी है। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों में से दोनों की बैलेंसी कैसी है, तो नाइट्रेट की भी 1 है और उसकी भी 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे NaNO3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कॉपर है 1 और इसकी भी 1 -1 है, तो क्या होगा CuNO3 हो गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया। समझ में आया कि नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड अभी आप कर चुके हैं ये एल्युमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैल्शियम Ca होता है, कार्बोनेट क्या होता है CO3 होता है, कैल्शियम क्या होता है ध्यान रखना कैल्शियम होता है +2, कार्बोनेट होता है -2, तो इसकी रिएक्शन इधर, इसकी रिएक्शन इधर, तो क्या हो जाएगा CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं है, फॉर्मूले बनाना समझ में आया कि नहीं है, आपको सभी को आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं है पक्का। तो आपने ये देखा कि हमने फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं और कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पूरी रिएक्शन जो है एक केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन हमारे किचन से लेकर
साइंस लैब तक पूरी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इन्हीं तरह के परिवर्तनों को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग जानने के लिए, इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को देखते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इससे और एजुकेशन को डेप्थ तक जानने के लिए, चैप्टर को और पढ़ने के लिए आज ही फ्रीक्वेंट एजुकेशन को डाउनलोड करें। और बाय बाय, थैंक यू।